दोस्तों, सामयिकी के इस अंक में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के लिए आपके साथ मैं हूं राजेश त्यागी। एक हफ्ते पहले, आज से ठीक एक हफ्ते पहले रात को 12 बजे श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी, आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल की ये घोषणा विश्व पूंजीवाद के संकट के बीचों बीच आई है, जिस संकट को कोविड महामारी ने अपने चरम पर, अपने शिखर पर पहुंचा दिया है। दरअसल साम्राज्यवाद की ये श्रृंखला जो कोविड महामारी से पहले ही आप जानते हैं कि विश्व पूंजीवाद, साम्राज्यवाद एक बड़े संकट के भवसागर में फंसा हुआ था और कोविड महामारी ने इसे बहुत गहरा कर दिया है, सीधे इस संकट को आसमान में पहुंचा दिया है। और इसके चलते ये जो साम्राज्यवाद की पूरी श्रृंखला है, इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त दबाव आ रहा है और इसकी सबसे कमज़ोर कड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल टूटने के कगार पर आ गई हैं। इन कड़ियों को समेटने, इन्हें एकजुट रखने और इस श्रृंखला को किसी भी तरह से बरकरार रखने की दुनिया भर का पूंजीपति वर्ग एक बड़ी निरीह और हास्यास्पद कोशिश में जुटा हुआ है। इसी कोशिश में श्रीलंकाई बूर्जुआजी ने, जिसका प्रतिनिधित्व गोटाबाया राजपक्षे करते हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति करते हैं, उसने श्रीलंका के अंदर ये आपातकाल लागू करके, इमरजेंसी लागू करके इस कोशिश को श्रीलंका के अंदर अंजाम दिया है, इस प्रयास को अंजाम दिया है। इसके परिणाम क्या होंगे, इसके पीछे कारण क्या थे, तो उनकी हम चर्चा करेंगे। विश्व स्तर पर हमने आपको बताया किस तरह से ये जो विश्व पूंजीवाद का ज़बरदस्त संकट है, जो 2008 में सब प्राइम क्राइसिस के तौर पर शुरू हुआ था, जिसमें अमेरिका में लीमैन ब्रदर्स के पतन के साथ पूरे डेट्रॉइट जैसे शहर बर्बाद हो गए थे और पूरी दुनिया के अंदर जो अर्थव्यवस्था है वो तबाही के कगार पर आ गई थी। वो संकट कभी थमा नहीं था, वो संकट लगातार जारी रहा था और उसकी जो लहर हैं, सिर्फ इतना ही हुआ था कि वो उस संकट के केंद्र से जो विकसित पूंजीवादी देश हैं, अमेरिका और यूरोप उस समय उसके केंद्र बने थे, उनसे ये लहर धीरे धीरे बाहर की तरफ जो अविकसित देश हैं, कम विकसित देश हैं पूंजीवादी नज़रिए से, उनकी तरफ, पेरिफेरल दुनिया की तरफ जो है इसकी लहरें फैल रही थी। और धीरे धीरे इन लहरों ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया और इनके चपेट में रहते पूंजीपतियों के दुर्भाग्य से हम कहेंगे कि ये कोविड महामारी का जो है ज़बरदस्त उदय हुआ। कोविड महामारी अपने आप में कोई महामारी नहीं थी, बल्कि एक छोटे से वायरस के ऊपर नियंत्रण करने में पूंजीवाद की, विश्व पूंजीवाद की जो विफलता है, उसने इस छोटे से वायरस को एक महामारी का रूप दे दिया। तो पूंजीवाद की ये जो चौतरफा विफलता है, जिसका पिछली एक सदी में, बल्कि कहा जाए कि 1.5 सदी में एक आधार तैयार हुआ था। पूंजीवाद, विश्व पूंजीवाद अंदर से खोखला हो रहा था, ऊपर से उसकी चमक दमक दिखाई दे रही थी। उसके चलते ये कोविड की जो महामारी है, इसने एक रौद्र रूप ले लिया, एक विकराल रूप ले लिया और इसने पूरी इंसानियत के लिए, पूरी मानवता के लिए खतरा पैदा कर दिया। और इस खतरे के चलते विश्व पूंजीवाद एक बहुत बड़े संकट में फंस गया, जिसका मुख्य पहलू आर्थिक था और उससे दूसरे संकट जो हैं वो पैदा हो रहे थे, जिसमें अभी हम श्रीलंका में इस तरह का राजनीतिक संकट पैदा होता देख रहे हैं। एक हफ्ता वहाँ आपातकाल लगे हुआ है श्रीलंका के अंदर और वहाँ का जो पूरा विपक्ष है, यहाँ तक कि व्यापारी हैं, वो इसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं और इस आपातकाल को चुनौती दे रहे हैं। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था, ये बताया जाता है कि तबाह हो रही है, तबाह हो चुकी है और उसे किसी तरह से बचाने के लिए, उसे एकजुट रखने के लिए इस आपातकाल की घोषणा की गई है। लेकिन वहाँ देखने में ये आ रहा है कि ये जो आपातकाल है, ये उस तबाही में, उस विध्वंस में और उस विनाश में अर्थव्यवस्था के और बड़ी भूमिका अदा कर रहा है और उसे सीधा गर्त की तरफ ले जा रहा है, इस संकट को और गहरा कर रहा है। जिस समय इस आपातकाल की घोषणा हुई, उस समय श्रीलंका के अंदर 2.5 लाख अध्यापक हड़ताल पर थे। एक बहुत बड़ी हड़ताल जो है वहाँ टीचर्स की, अध्यापकों की श्रीलंका के अंदर चल रही थी, जिसे नियंत्रित करने में श्रीलंकाई सरकार असमर्थ थी। और इस हड़ताल से पहले, इस हड़ताल से ठीक पहले आपको बता दें कि वहाँ हड़तालों का एक पूरा दौर रहा जिसमें रेलवे के
कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर थे। पिछले अगर 2-3 महीनों की हम बात करें तो इसमें रेलवे की एक बड़ी हड़ताल वहाँ हुई है, डाक व्यवस्था की, डाक कर्मचारियों की बहुत बड़ी हड़ताल वहाँ श्रीलंका के अंदर हुई है, बागान मजदूरों की बहुत बड़ी हड़ताल हुई है, और उसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने वहाँ बड़ी हड़ताल की है। और एक तरह से इस संकट के चलते, जो संकट श्रीलंका में पहले से मौजूद था, इस संकट के चलते इन हड़तालों की एक पूरी लहर आ गई। इन हड़तालों के ऐन बीचों बीच जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने एक बयान दिया, बड़ा महत्वपूर्ण बयान था। उन्होंने कहा कि ये समय, वो एक तरह से धमकी भी दे रहे थे कर्मचारियों मजदूरों को कि ये समय हड़तालों का नहीं है। तो जहाँ तक मजदूरों की, कर्मचारियों की और जनता की मेहनत कशता की बात है, वो तो इसका प्रभाव झेल रही थी इस संकट का, लेकिन गोटाबाया राजपक्षे को पता था, राष्ट्रपति को पता था कि कितना गहरा संकट जो है श्रीलंका के अंदर इस समय मौजूद है। और इसलिए जब वो ये कह रहे थे कि ये समय हड़तालों का नहीं है, तो वो जिस समय की बात कर रहे थे वो असल में इस संकट की बात कर रहे थे। इस संकट के चलते श्रीलंका के अंदर एक बड़ा जो है फूड क्राइसिस, खाद्य संकट जो है वो पैदा हो गया। और इस सारे संकट का, ये जो पूरा संकट चल रहा था, जो आखिर में खाद्य संकट के रूप में सामने आया, इस संकट का बोझ किस तरह से वहां मजदूर वर्ग पर डाला जाए, मेहनत कश जनता पर डाला जाए, जबकि श्रीलंकाई शासक इसके लिए षड्यंत्र रच रहे थे, इसकी साजिश कर रहे थे, तो मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी। तो अगर मजदूरों पर, मेहनत कश जनता पर इस संकट का बोझ डाला जा सकता था और डाला जाना था, तो इसके लिए जरूरी था कि इस हड़ताल आंदोलन को, इस प्रतिरोध को, मेहनत कश जनता के प्रतिरोध को कुचल दिया जाए और मेहनत कश जनता को इस काबिल न छोड़ा जाए कि वो इस संकट के बोझ को मेहनत कश जनता पर शिफ्ट करने की मुहिम के खिलाफ किसी भी तरह का प्रतिरोध खड़ा कर सके। इस उद्देश्य से श्रीलंकाई बुर्जुआजी ने, उसके शासक इलीट ने बाकायदा ये साजिश करके, ये षड्यंत्र रचकर वहां आपातकाल लागू करने के लिए जमीन साफ की। श्रीलंका के अंदर कुल 10,000 से ज़्यादा लोग कोविड का शिकार हो चुके हैं। श्रीलंका की आबादी अपने आप में बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई 22 लाख के करीब उसकी आबादी, और इसमें से 10,000 लोग जो हैं वो कोविड का शिकार हो चुके हैं, जिसमें से 8,000 लोग पिछले 2 महीनों में कोविड का शिकार हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो संकट है, पिछले 2 महीनों में ये संकट जो है अपने चरम की ओर जो है बढ़ता चला गया है। और इस संकट के बीच में किस तरह की साजिश जो है वो श्रीलंका एलीट कर रहा है, वो हमें पता चलता है। जो श्रीलंका के वित्त मंत्री हैं बासित राजपक्षे, वो इस समय एक बजट की तैयारी कर रहे हैं जिसे नवंबर के महीने में वहाँ पे प्रस्तुत किया जाना है, यानी अब से 2 महीने के अंदर उसे प्रस्तुत किया जाना है। और इस बजट के अंदर बहुत बड़ी कटौतियाँ, ये एक तरह से ऑस्टेरिटी का बजट है, कटौतियों का बजट है, जिसके अंदर बहुत सारी कटौतियां, लगभग सारे जितने भी वहाँ विकास कार्य हैं उनको पूरी तरह से इसमें ठप कर दिया जाएगा। बल्कि उन्हें तो पहले ही ठप कर दिया गया है, वहाँ आदेश निकाल दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने तमाम मंत्रालयों को आदेश दे दिया कि जितनी भी विकास योजनाएं चल रही हैं उनको रोक दिया जाए, और इसके साथ ही जितनी भी सोशल बेनिफिट की योजनाएं, सोशल वेलफेयर की योजनाएं हैं, सामाजिक कल्याण की योजनाएं हैं, जिसमें लोगों को सस्ता राशन उपलब्ध कराना भी शामिल है, तो उन सब के ऊपर पूरी तरह से इसमें ब्रेक लगा दी जाने वाली है, या फिर उसमें बहुत बड़ी कटौतियां कर दी जाने वाली हैं। तो श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका आपको बता दें एक ऐसा देश है दक्षिण एशिया के अंदर जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जीडीपी की बढ़त श्रीलंका के अंदर है, और सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वहाँ है, और इसके अलावा जो उच्च मध्य वर्ग है उसकी जो प्रोपोर्शन है, उसका जो अनुपात है आबादी के अंदर, वो सबसे ज़्यादा है, उसकी आय सबसे ज़्यादा है। तो श्रीलंका को पूरे एशिया के अंदर जो शासक हैं, बुर्जुआ शासक हैं, वो एक तरह से एशियाई मॉडल के तौर पर सामने रख रहे थे। जिस तरह से दुनिया के अंदर दक्षिण कोरिया को कभी रखा करते थे एक पूंजीवादी मॉडल के तौर पर, एक पूंजीवादी विकास मॉडल के तौर पर सामने रखा करते थे, उसी तरह से एशिया के अंदर श्रीलंका एक ऐसा देश था जिसे एशियाई पूंजीपति एक विकास मॉडल के तौर पर सामने रखते थे। चीन के बाद श्रीलंका का ही नंबर आता था विकास मॉडल के तौर पर। और इस श्रीलंका के अंदर
जो क्राइसिस है, जो संकट है, वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से पनपा, उसका जो स्पायरलिंग है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से अगर किसी देश में हुई तो वो श्रीलंका में हुई। चीन जो जैसे जो जो दूसरा इसका मॉडल है, बल्कि कहा जाए कि पहला मॉडल है, दूसरा श्रीलंका था, तो अब चीन के ऊपर संकट आने वाला है। श्रीलंका के बाद अब दूसरा नंबर जो है भारत का, और भारत के साथ ही चीन का है, जहां पूंजीवाद का जो है, पूंजीवाद के इन मॉडलों का पूरी तरह से खुलासा होने वाला है, इनका पेट फटने वाला है, इनके अंदर विस्फोटक सामग्री जो है वो जमा हो रही है और इनका तिया पाछा होने वाला है। तो श्रीलंका जो है ये पहला देश है जो इस विश्व पूंजीवाद के इस संकट का, इस भयंकर संकट का जो है शिकार हो रहा है। और ये संकट, ये सही है कि कोविड ने इसे आसमान में पहुंचाया, लेकिन उससे पहले भी ये संकट मौजूद था, और अगर कोविड ना भी आता तो इतना ही होता कि ये संकट कुछ समय बाद आता, लेकिन ये संकट आ रहा था। कोविड ने कोई नया संकट पैदा नहीं किया, बल्कि पहले से चल रहे संकट को उसने बड़ी तेजी से उसे कैटेलाइज कर दिया है, उसे द्रुत गति दे दी है, तेज गति दे दी है और उसे आसमान में पहुंचा दिया है। इस समय वहाँ ये जो बजट आ रहा है, जैसे वित्त मंत्री बासित राजपक्षे तैयार कर रहे हैं, इस बजट में एक बड़ी कटौती होने वाली है। एक बड़ी कटौती होने वाली है जो कर्मचारियों की सैलरीज हैं, उनके जो वेतन हैं उनके अंदर, और पेंशन्स के अंदर, उनके अंदर एक बड़ी कटौती की तैयारी की जा रही है। और ये जो कटौती हो रही है, ये कटौती दोस्तों ऐसे वक्त में हो रही है जिसमें बैंक्स और कॉरपोरेट्स जो हैं श्रीलंका के अंदर और पूरे एशिया में, बल्कि पूरी दुनिया में, उन्होंने अकूत मुनाफे कमाए हैं इस कोविड के संकट में। ये संकट सिर्फ मेहनतकश जनता के लिए है, उसकी कमर तोड़ी है इस संकट ने। सरकारों की नीतियाँ, पूंजीवादी सरकारों की नीतियाँ ऐसी रही हैं कि संकट का पूरा बोझ, सारा बोझ जो है वो आम आदमी के ऊपर डाल दिया। और संकट का बोझ ही नहीं डाल दिया, जो सरकार संकट से पहले नहीं कर सकती थी, जिस तरह की लूट और शोषण पूंजीपति जो हैं वो संकट से पहले नहीं कर सकते थे और सरकार उनकी दलाली नहीं कर सकती थी, वो भी इस कोविड संकट के दौरान में सरकारों ने की है। जिसका परिणाम ये हुआ है कि पिछले एक साल में जहां खरबपतियों की जो दौलत है वो दो गुनी हो गई है तमाम देशों में, वहां आम जनता की जो है वो कमर टूट गई है, जिसमें मजदूर, किसान, दूसरे मेहनतकश तबके, यहाँ तक के छोटे व्यापारी, छोटा मोटा काम धंधा करने वाले लोग, वे पूरी तरह से तबाही के कगार पर आ गए हैं। और इस सारी तबाही को इन बड़े पूंजीपतियों ने सिक्कों में ढालकर, सिक्कों में कैश करके अपनी तिजोरियों में कैद कर लिया है। इस सब के चलते पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा संकट पैदा हो गया है, और इस संकट के खिलाफ ये निश्चित है कि मेहनतकश जनता की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जोरदार प्रतिरोध जो है वो शुरू होने वाला है। और दुनिया भर की जो सरकारें हैं वो इस प्रतिरोध से घबरा रही हैं, इस प्रतिरोध से कांप रही हैं। श्रीलंकाई सरकार उनमें से एक है। श्रीलंकाई सरकार ने जो आपातकाल लागू किया, ये इस प्रतिरोध को, जो उसे दिखाई देने लगा था पिछले कुछ महीनों में हड़तालों की शक्ल में, उस प्रतिरोध को कुचलने के लिए, उस प्रतिरोध पर नियंत्रण पाने के लिए श्रीलंका की सरकार ने ये आपातकाल लागू किया है। बहुत बड़ा गैप, बहुत बड़ी सामाजिक विषमता कोविड ने पैदा की है। कोविड ने एक तरह से पूंजीवाद को नंगा कर दिया है, और पूंजीवादी जो अर्थशास्त्री हैं, पूंजीवाद के जो पक्षधर हैं, उनके तमाम दावे कि पूंजीवाद जनता को कुछ दे सकता है, ये सब धराशायी हो गए हैं। और पूंजीवाद जैसे पूरी तरह से नंगा हो गया, उसकी जैसे पूरी तरह से पोल खुल गई है। ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों और युवाओं के हिस्से इस कोविड संकट के दौरान में बड़ी तेज़ी से शिक्षित हुए हैं, शिक्षित दीक्षित हुए हैं, और इसके शिक्षित रहते हुए बड़ी तेज़ी से पूंजीवाद के खिलाफ मुड़े हैं, पूंजीवाद के खिलाफ प्रतिरोध में उतरे हैं। और इससे एलिट शासकों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा हो गया। किसी भी तरह के आपातकाल से, किसी भी तरह के सैनिक दमन से इसे कुछ समय के लिए जरूर दबाया जा सकता है, लेकिन इसे लंबे समय के लिए ये दमन नहीं किया जा सकता। ये दमन जो है ये प्रतिरोध को और तेज करेगा, और तीखा करेगा, और प्रतिरोध जो है अपनी 2 गुनी, 10 गुनी, 100 गुनी ताकत से जो है इसके खिलाफ उसका निर्माण होगा और वो इसे उखाड़ फेंकेगा। ये जो बयान था राष्ट्रपति राजपक्षे का कि ये समय हड़तालों का नहीं है, ये दरअसल पूंजीवादी शासकों के डर को पूरी तरह से प्रकट कर रहा था। और जब वे जनता को ये समझाने में असमर्थ रहे कि वो प्रतिरोध न करे, तो उन्होंने आपातकाल लागू कर दिया। और
सेना एक तरह से सेना के सुपुर्द कर दिया है। जो कमीशन वहाँ बनाया गया, इमरजेंसी कमीशन बनाया गया है श्रीलंका के अंदर, उसका जो अध्यक्ष है वो एक जनरल को, मिलिट्री के, आर्मी के एक जनरल को, थल सेना के जनरल को जो है वहाँ बनाया गया जानबूझकर, ताकि श्रीलंकाई सेना जो है उसको किसी भी समय मैदान में उतारा जा सके इस प्रतिरोध के ख़िलाफ़, लोगों के प्रतिरोध को कुचलने के लिए। और वहाँ का जो राजनीतिक, जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है उसके बीच में और वहाँ की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बीच में एक तरह का समझौता हो गया है कि किसी भी तरह से इस संकट के समय में जनता के संघर्षों का दमन करना है। आपातकाल का यही मतलब है। आपातकाल का मतलब है कि किसी भी तरह की हड़तालें जो हैं, किसी भी तरह का जो संघर्ष है आम जनता की तरफ से, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसके ख़िलाफ़ श्रीलंका का जो रूलिंग एलिट है, वहाँ का जो शासक वर्ग है, वो पूरी तरह से अपनी कमर कस के तैयार खड़ा हो रहा है। श्रीलंका के अंदर स्थिति इस समय ऐसी बनी हुई है जिसमें मजदूर और मेहनतकश ही नहीं बल्कि वहाँ के जो व्यापारी हैं वो भी इन इमरजेंसी मेजर्स के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। और सरकार के इस इच्छा के खिलाफ कि सरकार जो है सारा नियंत्रण एक सैनिक तानाशाही के रूप में अपने हाथ में ले ले, इसके खिलाफ वहाँ प्रतिरोध जो है वो पहले ही शुरू हो गया है। वहाँ प्रदर्शन होने लगे हैं जिनके अंदर जनता के तमाम हिस्से जो हैं वो शामिल हैं। इस समय इस आपातकाल ने वहाँ संकट को और बढ़ा दिया है। राशन की दुकानों पर लंबी लाइनें लग गई हैं, लंबी पंक्तियाँ लग गई हैं और इनका कोई अंत जो है वो सामने नज़र नहीं आ रहा है। खाद्य संकट वहाँ गहनतर से गहनतर होता जा रहा है। सरकार कह रही है कि हम सरकारी रेटों पर वहाँ लोगों को वस्तुएं उपलब्ध कराएंगे, लेकिन रेट तो छोड़िए, वहाँ वस्तुएं उपलब्ध नहीं है। खाद्य आपूर्ति का एक बड़ा संकट जो है वहाँ खड़ा हो गया और इसलिए खाद्य आपात अधिनियम को लागू करते हुए, कानून को लागू करते हुए इसकी जो बागडोर है वो सेना को सुपुर्द कर दी गई है और एक इमरजेंसी कमेटी बना दी गई है जिसके अध्यक्ष जो हैं वहाँ सेना के एक जनरल को बना दिया गया है। पैसा बाहर भेजने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है और इससे पहले ही आपको बता दें कि आयात पर बहुत सारी पाबंदियां जो हैं वो वहाँ लागू कर दी गई थी। मार्च 2020 में ही मोटर कारों पर तेल पर, इलेक्ट्रॉनिक सामान पर, कपड़े, कॉस्मेटिक्स और मसालों के आयात पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। इसका अर्थ ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मार्च 2020 से ये किया गया था ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो विदेशी मुद्रा है, उसके भंडारों को बचाया जा सके। ये स्पष्ट है कि मार्च 2020 में एक बहुत ही गहरा संकट जो है वो आ गया था, वो चल रहा था मार्च 2020 से। और ये सिर्फ एक्सीडेंटल है कि मार्च 2020 से ही जो कोविड संकट है दुनिया में वो भी अपना रौद्र रूप ले रहा था, लेकिन श्रीलंका के अंदर कोविड संकट मार्च 2020 में नहीं था। इस बात को हम समझ लें। मार्च 2020 में लेकिन ये जो फॉरेन एक्सचेंज का संकट है, विदेशी मुद्रा का संकट है, इसने श्रीलंका को घेर लिया था। तो ये कहना कि कोविड की वजह से ये हुआ है, ये सही नहीं है। श्रीलंका के अंदर कोविड का संकट जो है वो मार्च के अंदर नहीं था, वो पूरी तरह से कोविड मुक्त था। और मार्च 2020 से ये संकट जो है ये बहुत गहरा हो गया था, विदेशी मुद्रा का संकट, जिसने वहाँ एक बड़ा आर्थिक संकट पैदा कर दिया था, जिसके चलते मोटर कारों पर, तेल पर, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़ों पर, कॉस्मेटिक्स और मसालों के आयात पर पूरी तरह से श्रीलंका के अंदर बैन लगाना पड़ा था। उसके बाद इस साल अप्रैल 2021 में रासायनिक उर्वरकों पर बैन लगाना पड़ा। और रासायनिक उर्वरक आप जानते हैं जो फर्टिलाइजर्स हैं वो खेती के लिए कितने ज़रूरी हैं, इन पर लेकिन ये मजबूरी हो गई श्रीलंकाई शासकों की कि अगर रासायनिक उर्वरकों का आयात किया जाता तो उसका भुगतान जो है वो विदेशी मुद्रा में होता और विदेशी मुद्रा के जो रिजर्व हैं वो पूरी तरह से ढह चुके थे, पूरी तरह से संकुचित हो चुके थे। तो श्रीलंकाई शासकों के पास दरअसल रासायनिक खाद का आयात करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। श्रीलंकाई रुपए के अंदर उसकी जो कीमत है वो अदा नहीं की जा सकती थी, उसे कोई भी जो फॉरेन एक्सपोर्टर है वो एक्सेप्ट नहीं करता। और इस समय तो वैसे भी श्रीलंकाई मुद्रा जो है वो अपने संकट में थी, तो इसलिए इस समय उसकी एक्सेप्टेंस नहीं थी। उन्हें विदेशी मुद्रा के अंदर, डॉलर के अंदर इसे चुकाना पड़ता और डॉलर उनके पास ख़त्म हो रहे थे। तो इसलिए
सरकार ने एक बहाना बनाया, श्रीलंकाई सरकार ने खेल खेला वहाँ लोगों के साथ। उन्होंने कहा कि हम पहला ऐसा देश बनना चाहते हैं जो ऑर्गेनिक खेती के ऊपर, ऑर्गेनिक उत्पादन के ऊपर जो है डिपेंड करेगा, और हम केमिकल फर्टिलाइज़र का, रासायनिक खाद का जो इस्तेमाल है उसे बंद करना चाहते हैं। जबकि इसके पीछे जो मंशा थी वो ये नहीं थी कि ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं, बल्कि मंशा ये थी कि रासायनिक खाद को बंद करना, उसके इंपोर्ट को, आयात को बंद करना श्रीलंकाई शासकों की मजबूरी थी। और जैसे ये इंपोर्ट बंद हुआ, तुरंत ही खेती का एकदम लगभग 50% का नुकसान हो गया। खेती खराब हो गई, खासतौर से जो चाय की खेती है, रबर की खेती है, वहाँ चावल की खेती है, चावल के लिए खासतौर से रासायनिक खाद के बिना उसका काम नहीं चल सकता। तो वहाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ खेती को। और ये जो सरकार ने फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के लिए, विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए जो तौर तरीके अपनाए, जो मेजर्स अपनाए, उन्होंने और भी बुरी तरह से वहाँ खेती को तबाह करना शुरू कर दिया। और इसके साथ ही जैसे जैसे खेती तबाह होती गई, चावल तबाह होता गया, वहाँ चाय तबाह होती गई, वैसे वैसे जो बाहर से वो इंपोर्ट कर रहे थे, श्रीलंका जो बाहर से इंपोर्ट करता था, श्रीलंका के अंदर आपको बता दें दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति चीनी की जो खपत है वो श्रीलंका के अंदर है। श्रीलंका में चीनी बहुत ज़्यादा लोग कंज्यूम करते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, और इसलिए चीनी का जो है श्रीलंका को बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। और ये इतनी महंगी हो गई चीनी वहाँ कि आज वहाँ चीनी जो है वो 250 रुपये किलो बिक रही है। विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो 2020 से, अगर हम देखें 2019 से देखें तो कोविड की शुरुआत पर मार्च 2020 में देखें तो वो $7.5 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार जो है श्रीलंका के पास मौजूद था, जो घटते घटते 2.8 बिलियन पर आ गया, 1/3 रह गया। और इसके साथ ही एक बहुत बड़ा संकट जो है वहाँ खड़ा हो गया, जिसके चलते वहाँ चीनी के, चावल के, आलू के, प्याज के जो दाम हैं वो आज सीधे आसमान में पहुंच गए हैं। वो पूरी तरह से अनियंत्रित हो गए हैं। सरकार ने उस पर नियंत्रण खो दिया है, और अब उस पर नियंत्रण बनाने के लिए दामों पर सरकार व्यापारियों पर आरोप लगा रही है कि व्यापारी जमाखोरी कर रहे हैं, और व्यापारियों पर नियंत्रण पाने के लिए उसने सेना को इसकी लगाम जो है इसके सेना के सुपुर्द कर दी है, और ये जो उनका इमरजेंसी अधिनियम है, आपातकाल अधिनियम है, इसको इन्वोक कर लिया है। इसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा है। इसके बावजूद राशन की दुकानों पर लंबी लाइनें लगी हैं, और ये सारा जो है ब्लैक हो रहा है, वहाँ ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, जमाखोरी हो रही है। और सरकार व्यापारियों पर आरोप लगा रही है, व्यापारी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। व्यापारी कह रहे हैं कि ये जमाखोरी की वजह से नहीं हो, बल्कि सरकार की नीतियों की वजह से हो। और यहाँ व्यापारी सही है, व्यापारी सही कह रहे हैं कि जो सरकार की नीतियां हैं उन्होंने दरअसल वहाँ सर्वनाश किया है पूरी तरह से। तो ये वहाँ इस समय मामला जो है ये जारी है, और इसके चलते श्रीलंका का जो संकट है वो सीधे आसमान में पहुँच रहा है। तो साथियों, यहाँ हम 10 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो दोस्तों, श्रीलंका के शासक इस समय खाद्य दंगों के डर से कांप रहे हैं। उन्हें डर इस बात का नहीं है कि लोगों को, उन्हें चिंता इस बात की नहीं है कि लोगों को चीनी 250 रुपये किलो क्यों मिल रही है, चावल 250 रुपये किलो क्यों मिल रहा है। उन्हें चिंता इस बात की है कि ये लोग, जब चीनी और चावल भी इन्हें नहीं मिलेगा तो ये खाद्य दंगे शुरू हो जाएंगे, और श्रीलंका में एक तरह से क्रांति, इनकलाब शुरू हो जाएगा। श्रीलंका का एक लंबा इतिहास है, एक क्रांतिकारी इतिहास है, और वहाँ का जो सरबराह है, वहाँ का जो मजदूर वर्ग है वो बड़ा मिलिटेंट है, बहुत जुझारू है। और श्रीलंकाई सरबराह से सिर्फ श्रीलंका के पूंजीपति नहीं घबराते, बल्कि पूरे एशिया के जो पूंजीपति हैं वो श्रीलंकाई सरबराह से घबराते हैं। उसकी एक बड़ी लगातार सतत लड़ाकू परंपरा रही है, और श्रीलंकाई सरबराह ने इसमें अपना एक मुकाम बनाया, ऐतिहासिक मुकाम बनाया है इस संघर्ष में। आयातकों द्वारा जो है, जो आयातक हैं जो वहाँ इंपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने, क्योंकि बैंक के कर्जे नहीं वो चुका सके हैं, उनको भारी नुकसान हुआ है। इसलिए वहाँ सबसे बड़ा संकट जो है बैंकिंग का शुरू हो गया है, और बैंक एक तरह से खाली हो गए हैं। वहाँ
इस संकट के चलते, बैंकिंग के संकट के चलते सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ करेंसी को छापा है, श्रीलंकाई रुपए को छापा है, और इस छापने से ये संकट और भी बढ़ गया है। मुद्रास्फीति बहुत तेज़ हो गई है और महंगाई और जमाखोरी जो है वो सीधे आसमान में पहुंच गई है। पूंजीवाद की जितनी बीमारियां हैं, मुद्रास्फीति है, महंगाई है, जमाखोरी है, कालाबाजारी है, ये सब इस संकट के दौर में, वैसे तो पूरी दुनिया में ये दिखाई देने लगी हैं, इनकी काली छाया दिखाई देने लगी है, लेकिन श्रीलंका में एक तरह से इनका विस्फोट हो गया है। श्रीलंका में ये सारी बीमारियां पूरी तरह से सतह पर आ गई हैं और सरकार के काबू से ये बाहर हो गई हैं। सरकार सेना को बुलाकर बहुत ही हास्यास्पद कोशिश कर रही है सैनिक बलों को सुपुर्द करके इन बीमारियों पर काबू पाने की। तो इन बीमारियों का इलाज सेना और सैनिक दमन नहीं है। तो ये जो है आगे की तरफ जो है बढ़ती जा रही हैं। पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट, पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस को इन्वोक करके उसका सहारा लेके सरकार इसका दमन करने की कोशिश कर रही है, इन्हें दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये दब नहीं पाएंगी। ये पूंजीवाद की सारी बीमारियां जो सतह पर आ गई हैं, ये लगातार जो है ये आगे बढ़ेंगी। लगातार इस सब के इस संकट के चलते ब्याज की दरों में बड़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है और यहाँ तक कि सरकारी बैंक जो हैं उनके अंदर कर्ज़ों की कालाबाजारी शुरू हो गई है। आपको कर्ज लेना है तो उसके बदले में आपको बड़ी रिश्वतें देनी पड़ेंगी। भ्रष्टाचार जो है वो अपरिमित हो गया है, अपनी सीमाओं को लांघ गया है। तो छोटे छोटे कर्ज़ों के लिए बहुत ऊंची ब्याज दर और उसके साथ भी आपको रिश्वत देनी पड़ेगी। तो आम आदमी जो है, जो मेहनत का जनता है, वो इस चक्रव्यूह के अंदर जो है पूरी तरह से पिस गई है। एशिया में उच्च मध्यवर्गीय आय और मानव संसाधन के इंडेक्स में श्रीलंका का नंबर जो है अव्वल था, और जिसकी कल तक दुहाई दिया करते थे जिस मॉडल की एशियाई पूंजीपति, आज वो मॉडल उनकी आंखों के सामने जो है वो चकनाचूर हो रहा है। चकनाचूर इसलिए हो रहा है कि वो लंबे समय से अंदर से जर्जर होता जा रहा था, जिसे श्रीलंका के पूंजीपति और एशिया के पूंजीपति मेहनत का जनता की आंखों से छिपाने की कोशिश कर रहे थे। और इस सब के चलते जो वहाँ चावल, चाय, रबर, जीरा आदि का उत्पादन है वो पूरी तरह से इस समय मिट्टी में मिल रहा है, जिसको एक तरह से उसका एक हिस्सा एक्सपोर्ट करके श्रीलंका जो है वो अपनी इकोनॉमी को चलाता था, अपनी अर्थव्यवस्था को चलाता था। तो उसका पूरी तरह से जो है ह्रास हो रहा है और ये अर्थव्यवस्था इसका भट्टा बैठ रहा है। श्रीलंका इन उत्पादों का वहाँ से निर्यात करता था, खासतौर से चाय का निर्यात करता था, रबर का निर्यात करता था, और इस सब के बूते अपनी अर्थव्यवस्था को चलाता था। क्योंकि श्रीलंका खुद बहुत, श्रीलंका की जो इकोनॉमी और ख़ासतौर से वहाँ की जो फूड इकोनॉमी है वो आयात पर चलती है। बड़े पैमाने पर श्रीलंका जो है वो चीनी जैसी जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनका बड़े पैमाने पर आयात करता है दूसरे देशों से। तो जो वो निर्यात नहीं कर पा रहा है, अर्थव्यवस्था डूब रही है, उसके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, तो वो आयात भी नहीं कर पा रहा है, और इसलिए इन बुनियादी खाद्य वस्तुओं का वहाँ बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। और इसके साथ ही श्रीलंका की इकोनॉमी को झटका देने में, उसकी अर्थव्यवस्था को झटका देने में कोविड का भी हाथ है। कोविड ने उसकी जो मेन इंडस्ट्री थी टूरिज्म, पर्यटन, उसको एक तरीके से ख़त्म कर दिया है पूरी तरह से। वो उसका खात्मा हो गया, और उसका टूरिज्म का खात्मा होने से जिसके साथ श्रीलंका की पॉपुलेशन का, वहाँ की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ था और उससे अपनी रोटी रोज़ी चला रहा था, तो वो बिना रोटी रोज़ी के रह गया, बिना रोज़गार के रह गया, और उससे और भी बड़ा संकट खड़ा हो गया। इस सब के चलते वहाँ खाद्य संकट के चलते वहाँ खाद्य दंगों का डर जो है वो सीधे सीधे अब श्रीलंकाई शासकों को जो है वहाँ डरा रहा है। रासायनिक उर्वरकों पर बैन ने और भी अच्छी तरह से खेती को तबाह कर दिया है। और चीनी आयात जो है, आपको बता दें, वहाँ लगभग 40 खरब रुपए का आयात वहाँ चीनी का किया करता था श्रीलंका। 40 खरब रुपए का आयात बहुत बड़ा आयात है, और 32 किलो प्रति वर्ष जो है खपत थी प्रति व्यक्ति वहाँ चीनी की, दुनिया में सबसे ज़्यादा। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको कि इस तरह से चीनी का एक उदाहरण दे रहा हूँ जिसके चलते अकेली चीनी नहीं है, बाकी भी फैक्टर्स हैं। तो इनके चलते श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का वहाँ पूरी तरह से भट्टा बैठ गया है। और ये जो भट्टा बैठा है वहाँ, ये इसके चलते राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने वहाँ आपातकाल की घोषणा की है। ये आपातकाल जो है ये श्रीलंकाई
जो शासक बूर्जुआजी है उसका उत्तर है इस संकट को, अपने ही संकट को उसका उत्तर है। तो ये शासक बूर्जुआजी का उत्तर है इस संकट को, और सर्वहारा को अपना उत्तर इस संकट को प्रस्तुत करना है। शासक बूर्जुआजी ने अपना उत्तर आपातकाल के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, और वहाँ का जो मजदूर वर्ग है और उस मजदूर वर्ग के चारों तरफ मेहनत का जनता और युवाओं को जमा होकर क्रांति के रूप में, समाजवादी क्रांति के रूप में, सर्वहारा क्रांति के रूप में इस संकट को अपना उत्तर प्रस्तुत करना है। आपातकाल को उखाड़ फेंकना है, श्रीलंका की सरकार को पूरी तरह से, इस पूंजीवादी सरकार को उखाड़ फेंकना है, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना है, और वहाँ मजदूर किसानों की सरकार को स्थापित करना है। इतिहास ने ये जो मौका है एक बार फिर श्रीलंकाई मजदूरों के सामने रखा है, लेकिन श्रीलंकाई मजदूर सिर्फ अपने बूते ना तो राजपक्षे की सरकार को उखाड़ फेंक सकते हैं, ना ही श्रीलंका में समाजवाद की स्थापना कर सकते हैं, मजदूर किसान सरकार का निर्माण नहीं कर सकते हैं। श्रीलंकाई मजदूरों को, मजदूर ये जो चमत्कार है ये तभी कर सकते हैं जब वे कम से कम पूरे दक्षिण एशियाई मजदूरों के साथ मिलकर उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं और उनके साथ संगठित होते हुए दक्षिण एशियाई मजदूरों के साथ एकता स्थापित करते हुए वे दक्षिण एशियाई क्रांति के हिस्से के तौर पर श्रीलंका में क्रांति संपन्न करने की तैयारी करें, जिसका अर्थ है कि श्रीलंका की क्रांति के साथ साथ भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान, बर्मा और तमाम देश जो हैं दक्षिण एशिया के अंदर, वे इस क्रांतिकारी संघर्ष में उनका जो सर्वहारा है वो एक साथ इसके अंदर संघर्ष के अंदर शामिल हो, एक दूसरे का हाथ पकड़ के संघर्ष के अंदर शामिल हो, क्योंकि पूंजीवादी शासक जो हैं वे न सिर्फ दक्षिण एशियाई या एशियाई स्तर पर जुड़े हुए हैं बल्कि वे दुनिया के स्तर पर जुड़े हुए हैं। तो किसी भी देश में इस तख्ता उल्टाई के लिए, समाजवाद की स्थापना के लिए, पूंजीवाद के सफाई के लिए, मजदूर किसानों की सरकार, मजदूर किसान सरकार के निर्माण के लिए और दक्षिण एशिया में एक समाजवादी संघ के निर्माण के लिए सर्वहारा को दुनिया के इन पूंजीपतियों की सम्मिलित ताकत का जो है मुकाबला करना पड़ेगा। इसलिए श्रीलंका के सर्वहारा की जो ताकत है, वहाँ की मेहनतकश जनता की जो ताकत है, वो इसके लिए नाकाफ़ी है। इसके लिए ये संघर्ष जो है ये निश्चित रूप से अलग अलग देशों में लड़ा जाएगा, श्रीलंका में भी लड़ा जाएगा, लेकिन इस संघर्ष का जो पैमाना है, इसका जो स्केल है, वो कम से कम इस पूरे इलाके के अंदर, दक्षिण एशिया के इलाके के अंदर सर्वहारा का संयुक्त क्रांतिकारी अभियान होगा। तो दोस्तों, इस आशा के साथ कि दक्षिण एशिया में समाजवादी संघ की स्थापना के लिए दक्षिण एशियाई सर्वहारा इसके लिए खड़ा होगा और श्रीलंकाई सर्वहारा जो है इसमें आगे बढ़कर कार्रवाई करेगा, आगे बढ़कर इसे नेतृत्व देगा, इस आशा के साथ हम इस कार्यक्रम का अंत करने की आपसे अनुमति चाहते हैं और आपसे अपील करते हैं कि वर्कर्स सोशलिस्ट पार्टी जो दक्षिण एशिया में इस क्रांति की भूमिका को आगे बढ़ा रही है, इसे बना रही है, उसके इर्द गिर्द आप संगठित हों और वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी जो उसका मंच है, जो उसका प्रवक्ता है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसकी आवाज़ को प्रचारित प्रसारित करें। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ रहने के लिए और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, इसमें शामिल रहने के लिए। आपसे मिलते रहेंगे और इस चर्चा को, इस संघर्ष को जारी रखेंगे।